गुड आफ्टरनून डियर स्केलाइट्स। अभी तक मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बताया था। अब मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी। ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। सबसे पहले व्यंजन संधि आता है। व्यंजन संधि तो व्यंजन संधि क्या है? दो शब्दों के मेल से व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में तो स्वर का स्वर से मेल हुआ था, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन का चाहे तो व्यंजन से मेल हो या व्यंजन का स्वर से मेल हो, तो वो जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। यहाँ पर त आधा है प्लस आ, तो ये व्यंजन है और ये स्वर है, दोनों को मिलकर हो जाएगा दा, और जो शब्द है वह बन जाएगा, ये ता हट जाएगा और ये आ भी हट जाएगा और दोनों की जगह आ जाएगा दा, सदा चार। तो ये हुआ व्यंजन का स्वर से मेल और परिवर्तन हुआ दा, तो ये शब्द बन गया सदाचार। इसी तरह से शब्द है दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। तो यहाँ पर क व्यंजन है प्लस ग भी व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क ग में बदल जाएगा और ये पूरा ग, तो शब्द बन जाएगा दिग्गज। आया समझ में? यहाँ पर व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वह नई संधि बन गई और ये व्यंजन संधि कहलाती है। शब्द है उत प्लस लेख, उत प्लस लेख। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे ये जो त है ये आधा है प्लस ल है, ये भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन का जब मिलन हो रहा है तो ये हो जाएगा, बदल जाएगा ये और ये हो जाएगा उल्लेख। ये त जो है ये ल में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या हुआ है, व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, तो ये कहलाएगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। क पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। जो पहला वर्ण है पहले शब्द का वर्ण है और जो दूसरे शब्द का वर्ण है तो उसका तीसरे में परिवर्तित हो जाना। तो हम देखेंगे कि क ख ग, तो ग तीसरा वर्ण है, इसलिए ये जो क है ये ग में परिवर्तित हो गया है। तो ये है पहला नियम। इसमें क च ट त प के बाद यदि कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए, जैसे यहाँ पर ग आया है, चौथा भी आ सकता है घ, ज झ, ड ढ, ध ब भ, अथवा य र ल व ह में से कोई व्यंजन आए तो क का ग, च का ज और ट का ड, प का द, प का ब बन जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे च का ज, अच प्लस अन। तो यहाँ मैंने बताया था यदि पहला वर्ण है किसी भी वर्ग का तो उसका तीसरा अक्षर हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा ये जो च है इसका हो जाएगा ज।
क्योंकि ये आधा है और इसमें स्वर लग रहा है, तो ये बदल के हो जाएगा च छ ज। तो ज तीसरा वर्ण है और ये शब्द हो जाएगा अजंत। इसी तरह से अगर कोई शब्द है षट प्लस आनंद, षट प्लस आनंद, तो यहाँ पर क्या है, आधा ट प्लस आ, ये स्वर है। तो ट का तीसरा वर्ण क्या होगा, ट ठ ड, तो यहाँ पे हो जाएगा डा, और ये ट हट के यहाँ पर हो जाएगा डा, इसका लोप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा षडानन। समझ में आ रहा होगा आपके? फिर भी अगर समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जैसे है षट प्लस दर्शन, इसमें भी ट का ड हो जाएगा, जगत प्लस अम्बा। यहाँ पर हम एक और समझेंगे, जगत प्लस अम्बा। तो ये जो तय है प्लस है, तो ये त का तीसरा वर्ण है त थ द, तो यहाँ पे हो जाएगा द, और ये जो त है ये द में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा जगदम्बा। ये अ मिट जाएगा, इसकी जगह पूरा अक्षर आ जाएगा जगदम्बा। तो इस तरह से ये व्यंजन संधि का पहला उदाहरण है। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। जैसे अगर क वर्ग है, क का अंतिम वर्ण क्या है, क ख ग घ अंग। च वर्ग है तो इसका अंतिम वर्ण है च छ ज झ ञ। अगर ट है तो ट ठ ड ढ ण, त है तो त थ द ध न। इस तरह से ये जो पांचवा वर्ण है ये आ जाएगा। तो मैं आपको समझा रही हूँ, वाक प्लस मैं। तो आप देख रहे हैं ये पहला अक्षर है वर्ग का, तो इसका पांचवा अक्षर हो जाएगा प प्लस म बराबर हो जाएगा ये वाला अंग, और शब्द बन जाएगा वांग में। शब्द बन गया वांग में। इसी तरह से अगर शब्द है तत् प्लस मैं, तो यहाँ पर जो त है इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा त प्लस म बराबर हो जाएगा त थ द ध न, और न होगा आधा क्योंकि ये त हलंत है। तो ये शब्द हो जाएगा, इस त की जगह न लग जाएगा और ये हो जाएगा तन्मय। ये हुआ दूसरा नियम। अब आता है तीसरा नियम, त संबंधी विशेष नियम। यदि ता के बाद च छ आए तो त च में परिवर्तित हो जाता है। ता के बाद जय जय आए तो जय में, ता के बाद ट ठ आए तो द में, और त में, और त के बाद ल आए तो त ल में ल हो जाता है। जैसे आप देखेंगे सत प्लस जन, तीसरा नियम है ये ता को ज, तो ये संधि है सत प्लस जन। तो यहाँ पर क्या है, जो त है प्लस ज, तो ये हो जाएगा ज, और यहाँ पर ये वाला त हट जाएगा और ये आ जाएगा, ये तो पूरा है ही, तो शब्द हो जाएगा सज्जन। इसी प्रकार शब्द है तत् प्लस लीन, तो यहाँ का जो त है ये किसमें बदल जाएगा, आधे ल में, त को ल हो जाता है।
तो ये हो जाएगा आधा ल और पूरा ल, और शब्द हो जाएगा ये वाला तय आधे ल में बदल गया, ये तो पूरा आएगा ही, तो शब्द बन जाएगा तनवीन। ये हुआ तीसरा नियम। ता के बाद श आए तो तय का चय हो जाता है, तय को चय। कैसे होगा? तत् प्लस शिव, शिव बराबर ये जो त है प्लस श, त के बाद श आ रहा है, तो ये जो त है ये किसमें बदल जाएगा? आधे च और छ, तो ये हो जाएगा तच्छिव। आधे अक्षर से पहले मात्रा लगती है, इसलिए ये हो जाएगा तच्छिव। उत प्लस शिष्ट, यहाँ पर ये जो तय है प्लस श, तो इन दोनों को ता के बाद अगर श आता है तो ये इसमें बदल जाता है। आधा च, क्योंकि ये आधा अक्षर है इसलिए ये आधा, और श छ में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा उच्छिष्ट। ये इसका अगला नियम है। यदि ता के बाद है व्यंजन आता है तो तय का द तथा है का ध हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, तय को च और तय को छ, तय को द और है को ध। जैसे उदाहरण देखेंगे, उत प्लस हार, तो जो ये क है प्लस है, तो ये बदल जाएगा द ध, इसमें बदल जाएगा, तो ता की जगह तो हो जाएगा द और ह की जगह हो जाएगा ध। मैंने बताया है ता को द, ह को ध, तो ये शब्द बन जाएगा उद्धार। इसी तरह से कोई शब्द है उत्हरण, तो ये जो तय है ये किस में बदल जाएगा? द में, और जो ये है ये बदल जाएगा ध में, तो ये हो जाएगा उद्धरण। ये त द में बदल गया, ह ध में बदल गया, तो ये हो गया उद्धरण। इस तरह से ये अगला नियम है। एक और नियम है, री रे श के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह ण बन जाता है। जैसे यहाँ समझेंगे, रे री रे और श के बाद यदि न आए तो बदल जाता है ण में। जैसे है भूष प्लस न, तो यहाँ पर ये श आ रहा है और भूष में, तो और बाद में न भी आ रहा है, तो ये जो न है ये ण में बदल जाएगा और ये शब्द हो जाएगा भूषण। इसी प्रकार से एक शब्द है परी प्लस नाम, तो यहाँ पर रह प्लस न, तो अगर रह के बाद न आता है तो वह ण में बदल जाता है, तो ये जो रह है ये ण में बदल जाएगा, तो शब्द क्या हो जाएगा? ये जो न है ये ण में बदल जाएगा, तो शब्द हो जाएगा परिणाम। इस तरह से अब आता है म संबंधी नियम। म के पश्चात
प से म तक का कोई भी व्यंजन आ जाए तो म उस व्यंजन के पांचवें वर्ण अंग न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस तोष, सम प्लस तोष। तो यहाँ पर जो म है प्लस त, दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? न। पांचवा अक्षर बन जाता है त थ द ध न। माँ के बाद यदि कोई अक्षर आता है ये इनमें से तो न हो जाता है, तो इसकी जगह म की जगह हम न लिख देंगे और ये हो जाएगा संतोष। ये जो न है इसकी बिंदी लगा दी अंकी। इसी तरह से है सम प्लस भव, तो यहाँ पर भी म प्लस भ, ये जो म है प्लस भ, तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा म। तो ये हो जाएगा संभव। इस तरह से ये संधि के नियम है, इसको व्यंजन संधि कहते हैं। अगला अब आती है विसर्ग संधि। विसर्ग तो आप जानते ही हैं, जो हम जैसे हम अतः में लगाते हैं दो बिंदी, प्रातः में लगाते हैं दो बिंदी, पुनः में लगाते हैं दो बिंदी, प्रायः के आगे लगाते हैं दो बिंदी, तो वो जो दो बिंदी होती हैं वो विसर्ग कहलाती हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे विसर्ग संधि। जैसे नि प्लस आम, तो यहाँ पर ये शब्द बन जाएगा विसर्ग को श, तो ये हो जाएगा निश आम। जैसे शब्द है पुनः जन्म, यहाँ पर विसर्ग है और इस विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है और यहाँ पर भी विसर्ग के बाद व्यंजन है, तो यहाँ पर विसर्ग को हो जाएगा र और ये हो जाएगा पुनर्जन्म। तो कहीं विसर्ग को स हो जाता है, कहीं विसर्ग को र हो जाता है, कहीं विसर्ग को ओ हो जाता है। तो ये हम नियमों द्वारा समझेंगे। सबसे पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व श ह य र ल व ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मन है प्लस बल, मन है प्लस बल, तो यहाँ पर जो विसर्ग है ये ओ में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा शब्द मनोबल। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि इनमें से कोई शब्द आता है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो ये प प ब भ तीसरा वर्ण है प वर्ग का, प वर्ग का, तो ये जो है ओ हो गया मनोबल। जैसे है यश है दा, तो यहाँ पर जो विसर्ग है ये ओ में बदल जाएगा क्योंकि विसर्ग के बाद तवर्ग का तीसरा अक्षर है द, तो ये क्या हो जाएगा यशोदा। सर है जय, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद जय है जो तीसरा अक्षर है, इसलिए च छ जय, च वर्ग का तीसरा अक्षर है
इसलिए विसर्ग ओ में बदल जाएगा और शब्द हो जाएगा सरोज। इस तरह से ये संधि का पहला नियम है, विसर्ग संधि। दूसरा नियम है विसर्ग का र में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ आ से अलग कोई स्वर हो, यानी कि ई हो, ओ हो, तो स्वर विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या र, य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग परिवर्तित होकर र हो जाता है। जैसे नी प्लस जल। जैसे मिही प्लस जल, तो यहाँ विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा और ये शब्द हो जाएगा निर्जल। शब्द है दुहु प्लस जन। दुहु प्लस जन। दुहु में विसर्ग है और ये किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर र हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा दुर्जन। तीसरा नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसका मेल च, छ, श से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर च आएगा तो भी श हो जाएगा, छ आएगा तो भी श हो जाएगा। दो प्लस चरित्र, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद च आया है तो ये श में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा दुष्चरित्र। इसी प्रकार यदि शब्द होगा निश्चल, नि प्लस छल, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद छ है तो ये श में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द हो जाएगा निश्चल। ये हुआ विसर्ग संधि का नियम। अब इसका चौथा नियम है विसर्ग का स में परिवर्तन। कब होता है? यदि विसर्ग का मेल त स से हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, तो मैंने बताया था विसर्ग के बाद यदि ता हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है, तो शब्द बन जाएगा नमस्ते। इसी प्रकार विसर्ग के बाद यदि स हो तो भी वह स में बदल जाता है। नि संतान, तो मैंने बताया कि विसर्ग के बाद यदि स हो तो विसर्ग स में ही बदल जाता है, तो ये हो जाएगा निस्संतान। इस तरह ये विसर्ग का पांचवा नियम है, चौथा नियम है। और पांचवा नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि किसी विसर्ग से पहले ई उ हो और विसर्ग का मेल क ख ट ठ प फ से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नि प्लस पा, तो यहाँ नि के बाद प आ रहा है तो इसलिए यह श में परिवर्तित हो जाएगा और ये विसर्ग को श होकर शब्द बन जाएगा निष्ठा। इसी तरह से शब्द है दुहु कर, दुहु प्लस कर, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसके बाद पहला अक्षर आ रहा है प, तो विसर्ग को श हो जाएगा, ये विसर्ग हट जाएगा और शब्द हो जाएगा दुष्कर। ये हो गया विसर्ग संधि का पांचवा नियम। छठा नियम है विसर्ग का लोप होना।
यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे नी प्लस रो, नी प्लस रो। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद र आ रहा है, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये जो छोटी ई की मात्रा है ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी और शब्द बन जाएगा नीरो। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। इसी प्रकार से अगर हम कहेंगे नी प्लस रज, नी प्लस रज, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद र आ रहा है और छोटी ई की मात्रा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में बदल जाएगी और शब्द हो जाएगा नीरज। इस विसर्ग का लोप हो गया, खत्म हो गया। अब आता है यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो भी विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे अतः प्लस ए, तो यहाँ अतः में अ है, अतः कि त में अ है क्योंकि कोई भी मात्रा नहीं है, तो त में क्या है अ प्लस ए। तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा और शब्द हो जाएगा अतएव। ये अगला नियम है संधि का। और विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे यदि क से मेल होगा प्रातः प्लस काल, तो इन्होंने बताया है कि विसर्ग के बाद यदि क आता है तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता और शब्द वही रहता है प्रातः काल। यहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अधः पतन, तो यहाँ पर भी प आ गया है विसर्ग के बाद, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द रहेगा अधः पतन। यहाँ पर विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं इस पाठ को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे अवश्य पूछिएगा।